नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। गाजियाबाद के शिप्रा मॉल प्रबंधन पर 1,41,00,000 रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने के चलते नगर निगम की टीम मॉल को सील करने पहुंची। टीम के पहुंचने के बाद मॉल प्रबंधन ने आरटीजीएस कर बकाया राशि भर दी। आपको बता दें कि इंदिरापुरम स्थित शिप्रा मॉल ने 1,41,00,000 रुपए का नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा किया था। बता दें कि संपत्ति कर जमा न करने की वजह से नगर निगम की टीम ने मॉल को खाली करते हुए सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन मॉल प्रबंधन ने टैक्स राशि जमा कर दी। गाजियाबाद के शिप्रा मॉल में नगर निगम की टीम मॉल को सील करने के लिए पहुंची थी, क्योंकि मॉल ने नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया था, जिसके बाद तुरंत मॉल प्रबंधन ने आरटीजीएस करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया जमा कर दिया। निगम की टीम मॉल को सील करने के लिए पहुंची थी। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शिप्रा मॉल है, जहां पर नगर निगम की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने शहर के बाईपास स्थित एक हॉल में कार्यकर्ताओं और संभ्रांत नागरिकों की उपस्थिति में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का वाचन किया और सरकार की उपलब्धियों को सभी तक पहुंचाया। कार्यक्रम में भारत माता की जय के उद्घोष के साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के चारों हिस्सों को पढ़ा गया। एक अभिभाषण दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, 75वां साल लग रहा है, देश विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है, इसलिए हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अभिभाषण जो संसद में दिया है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसमें कोई और सुधार होने लायक है तो जनता हम लोगों को बताए, हम लोग और सुधार कराए। महुआ नगर में 10 शक्ति केंद्र हैं और ये कार्यक्रम शक्ति केंद्र स्तर पर रखा गया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो संसद भवन में अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया गया, उसकी प्रतियां हम सभी मंडलों को भेजी गई हैं। स्वागत अभिनंदन के साथ जैसा बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है। भाजपा नेत्री के भाई भाभी पर एफआईआर दर्ज। शत्रु संपत्ति बेचे जाने पर एफआईआर दर्ज। गृह मंत्रालय भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुई एफआईआर। दोषी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई के भी निर्देश। ईओ नगर पालिका सीतापुर समेत कई अधिकारी शामिल। मोनिका आनंद नगर महामंत्री महिला मोर्चा की हैं पदाधिकारी। शहर कोतवाली के प्रेम नगर का मामला। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी नेत्री के भाई भाभी पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि शत्रु संपत्ति बेचे जाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज किया गया है। वहीं कानपुर के रावतपुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि पंजाब से आया व्यक्ति बस्ती वालों को ईसाइयत की तरफ प्रेरित करने का काम कर रहा था, लेकिन बस्ती वालों ने उसके मकसद को समझने के बाद उसे भगा दिया। फिलहाल कानपुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
कानपुर से धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स लोगों को ईसाइयत की तरफ प्रेरित करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है और तफ्तीश में जुट गई है। वहीं शाहबाद के मंजिला थाना क्षेत्र के टुमुरकी गांव में अवैध रूप से चल रहे एक भट्ठे पर प्रशासन का पीला पंजा चला। एसडीएम धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें टुमुरकी गांव में बिना परमिशन हबीबिया ब्रिक फील्ड भट्ठा संचालित हो रहा था। जांच के बाद अवगत कराया गया था, जिस पर डीएम ने टीम गठित कर कार्रवाई की। इस दौरान एसओ मंजिला खनन के अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मौके से मिली जानकारी के मुताबिक जेसीबी ने भट्ठे की दीवार गिराकर जल रहे भट्ठे को पानी से बुझाया। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें कि भट्ठे की शिकायत पर 1 महीने पहले तहसील के आला अधिकारियों को दी गई थी और आला अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई थी। वहीं सीतापुर के सकरन थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत में हुए घोटाले को उजागर करना एक पत्रकार को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि प्रधान ने अपने गुर्गों समेत लाठी डंडों से लैस होकर पत्रकार का घर घेर लिया। दरवाजा बंद होने के कारण दरवाजे पर लात से प्रहार करते हुए बाहर निकालकर जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पीड़ित पत्रकार ने मामले को लेकर स्थानीय थाने पर 2 आरोपियों को नामजद करते हुए 6 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कल अपने पेपर के माध्यम से विकासखंड सकरन सांडा ग्राम पंचायत उमरा खुर्द में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ पे खबर प्रकाशित की। उसी को लेकर बौखलाए प्रधान ज्ञानवती, प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र यादव, सुबह जब मैं सो रहा था मेरे घर पर 8-9 लोगों के साथ पहुंचकर मेरे घर को घेर लिया। वहां गंदी गंदी गालियां देने लगे और घर पे लात भी मारा, जान से मारने की भी धमकी दी और गंदी गंदी गालियों के साथ साथ एसटी एक्ट व झूठे मुकदमे में भी फंसाने की बात कही। धमकी दे आए हो। वहीं कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के होलिया गांव के सत्यम सिंह नाम के शख्स बीते दिनों गोरखपुर में सड़क हादसे का शिकार हो गया था। बाइक की आमने सामने की टक्कर में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में सत्यम सिंह का इलाज चल रहा था, जहां बुधवार की सुबह सत्यम सिंह ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों का आरोप है कि सत्यम सिंह का नाम 307 जैसे गंभीर धाराओं में पड़ जाने से वो मानसिक तनाव में आ गया था और मार्ग दुर्घटना हो गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने शव को अपनी स्थानीय क्षेत्र लाकर सिधावल चौराहे पर सड़क के बीचों बीच शव रखकर मुख्य मार्ग को जाम कर 6 घंटे तक जाम किया। परिवार का आरोप है कि सत्यम सिंह का नाम मुकदमे में गलत तरीके से डाला गया था। बाद में पुलिस की ओर से समझाने के बाद शव को घर ले जाकर दाह संस्कार के लिए ले गए। दरअसल बीते दिनों पट्टीदार से नाला का स्लैब को लेकर दोनों पक्षों में आपसी विवाद हो गया था और दोनों पक्ष को चोट आई थी और दोनों पक्षों पर मुकदमा रजिस्टर हुआ था। उसी दिन देर शाम को फिर विवाद हुआ और एक पक्ष के ऊपर 307 जैसी गंभीर धाराएं लगी, जिसमें सत्यम सिंह का नाम भी शामिल था। योगी सरकार भले ही दबंगों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है, लेकिन बुंदेलखंड के महोबा में दबंगों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां एक पीड़ित का आरोप है कि टैक्सी बुकिंग के बहाने बदमाशों ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर टैक्सी चालक को पीटा और जेब में पड़ी गाड़ी की किस्त के 11,000 रुपए और मोबाइल छीन लिए।
जिस पर पीड़ित ने शहर कोतवाली में लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। पीड़ित का कहना है कि खुलेआम उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। घबराए पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता से न्याय की मांग करते हुए उचित कार्रवाई करने की अपील की है। फिलहाल एसपी ने प्रार्थना पत्र के मुताबिक न्याय का भरोसा दिया है। उसके बाद शिवम साहू गाड़ी बुक करके ले गया। वहाँ पे मेरा सवारियों का पास निकलना है, तो वहाँ पे ना कोई सवारी थी ना कुछ। वहाँ पे बीरेन, अमित, शिवम साहू, एक लड़का और, इन लोगों ने मुझे मारा और पैसे और मोबाइल। कितने पैसे? 11,850 रुपए। किस बात को लेकर के आपकी लड़ाई हुई थी? मेरी कोई गलती नहीं, पुरानी इनकी दूसरों से लड़ाई थी, मारा मुझे गया। इस मामले का प्रार्थना पत्र आपने पहले कहीं दिया? कोतवाली में दिया था, तो वहाँ पे 2 लोगों को पकड़ा, 151 में जमानत कर दी और फिर मैं और पूरे कैदी पकड़े नहीं गए। वहीं संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर की छत ढहने से मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 14 हो गई। संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल के मुताबिक अभी तक मलबे से 14 लोगों को बाहर निकाला गया है, वहीं 14 की मौत हो गई है। वहीं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और राज्य शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बात की है। तो इसी बीच पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने से बात की गई तो उन्होंने बताया कि निजी कोल्ड स्टोर को जो अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराकर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। तो काफी उसके अलावा 15-20 डॉक्टर थे। मतलब हम लोग को एमबीबीएस के अलावा आयुष के भी बहुत। अच्छा, आयुष के डॉक्टर भी आपने उपलब्ध? मैडम, पूरा ये जो यहाँ कार्य चला है, तो कितनी टीमें रही हैं, कितनी एम्बुलेंस रही है, इसकी पूरी डिटेल? किस एम्बुलेंस थी और डॉक्टर्स की टीम क्या, मतलब डॉक्टर स्वयं ही उपलब्ध थे पूरे समय। जितने भी डिप्टी सीएमओ, सीएमओ और चंदौसी के जो डॉक्टर साहब रहेंगे, उसके सीएचसी के डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर और आयुष के डॉक्टर, 20-30 डॉक्टर लगभग। कितने जिले की एम्बुलेंस को बुलाया गया? बदायूं, रामपुर। रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और फाइनली हम लोग जो बचा हुआ मलबा है वो हटा रहे हैं। इसमें 11 व्यक्ति शुरू में जो जीवित रेस्क्यू किए गए थे, उनमें से एक की डीएमओ के हॉस्पिटल में डेथ हो गई और बाकी 13 लोग यहाँ पर 13 डेड बॉडीज निकाली गई। तो टोटल मृतकों की संख्या वो 14 है और 10 लोग जीवित है, जिसमें से 6 लोग तो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं हॉस्पिटल से। 4 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। 3 लोग जिसमें से टीएमयू में है और एक मेरठ रेफर किया गया। वहीं अमरोहा के नौगावा सादात तहसील के एसडीएम को मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद में लाउडस्पीकर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी रमजान का और नवरात्र का त्यौहार आने वाला है, जिसमें मंदिरों में भी पूजा अर्चना की जाती है और मस्जिदों में भी इबादत की जाती है, जिससे कि मंदिर और मस्जिदों में लाउडस्पीकर की जरूरत पड़ती है। हमारी मांग है कि प्रशासन के द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मंदिर और मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी जाए। ये ज्ञापन दिया है हमने जो नौगावा सादात की तमाम मस्जिद हैं उनके लिए कि उसमें स्पीकर पर अजान हो, जहां पर स्पीकर उतरवा दिए गए हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश ये है कि उस स्पीकर की जो एक मतलब आवाज की मतलब क्वांटिटी है, तो वो उसमें परिसर में रहे, उस परिसर के अंदर आवाज रहनी चाहिए। मगर कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है, शिकायत ये आ रही है बार बार कि वहां से वो भी उतरवा दिए गए हैं। अब ये रमजान का पवित्र महीना स्टार्ट हो रहा है और इसमें नवरात्र भी है। वहीं बिजनौर में शॉर्ट सर्किट की वजह से कूलर की घास बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया।
सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। थाना चांदपुर के हल्दौर रोड का यह पूरा मामला बताया जाता है। बिजनौर में कूलर की घास बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसके बाद काफी नुकसान हुआ है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से आग लग गई है फैक्ट्री में, और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर मौजूद दिखाई दे रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने गुरुवार की रात से 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। विद्युत कर्मचारियों द्वारा गाजियाबाद में भी विद्युत कर्मचारी संघ समिति के बैनर के तले शुक्रवार को राजनगर के बिजली घर पर हड़ताल पर वो बैठ गए थे। सैकड़ों विद्युत कर्मियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों ने 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री की उपस्थिति में एक समझौते को लागू करने की मांग को लेकर बीते मंगलवार से आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं गाजियाबाद से प्रवीण कुमार ने विद्युत कर्मचारी संघ समिति के पदाधिकारी से खास बातचीत की है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद में, जहां पर विद्युत कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे उनकी क्या मांग है। आपकी क्या मांग? माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि माननीय अवनीश अवस्थी जी के और हमारे प्रबंधन के बीच में एक समझौता हुआ 14 सूत्रीय मांग पत्र पर, जो सहमति बनी थी। और उस सहमति में हमारे संगठनों ने ये आश्वासन दिया था कि 15 दिन के लिए हम अपना आंदोलन वापस लेते स्थगित करते हैं। आंदोलन खत्म नहीं किया गया था, पोस्टपोन किया गया था। वो इस एंटीसिपेशन में था कि जिन पे सहमति बनी है उन बिंदुओं पे इन 15 दिन में कुछ कार्रवाई हो जाएगी और कुछ पे कार्रवाई होती दिखेगी। इतना लंबा समय बीतने के बाद उनमें ना तो किसी पे कोई कार्रवाई हुई, ना ही कोई कार्रवाई होने की उम्मीद रही। इस बीच में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मिलकर कई बार इस बात का प्रयास किया गया कि उस पर कोई कार्रवाई हो। और इसमें सबसे बड़ी कड़ी ये है कि जो हमारे माननीय अध्यक्ष एम देवराज साहब हैं, उनको इस पर कार्रवाई करनी थी और उनका ये कहना था कि चूंकि समझौता मैंने नहीं किया है तो मैं इस समझौते को मानता ही नहीं। अब ये जो आज हम लोग बैठे हुए हैं, अभी हमने 2 दिन का कार्य बहिष्कार किया है और कल रात यानी 16 तारीख की रात्रि के 10 बजे से 72 घंटे की हम शांति से हड़ताल पर हैं। और ऊर्जा मंत्री जी ने ये कहा है कि जो भी विद्युत कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे उनके खिलाफ एस्मा लगाया जाएगा। उस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हमें स्पष्ट कहना है कि आप हमारे ऊपर एस्मा लगाइए या जो भी आपको करना है कीजिए। हम बिजली कर्मचारी जब तक आपके समझौते के अनुरूप उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम लोग इस आंदोलन को निरंतर जारी रखेंगे और हड़ताल 72 घंटे के बजाय जरूरत पड़ी तो हम बढ़ाएंगे भी, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। तो ये हड़ताल कितने दिन तक और जारी रहेगी? फिलहाल तो अभी हम लोग 72 घंटे के लिए हड़ताल का नोटिस दे रखा है और उसके बाद जैसी जरूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से उसको कंटिन्यू किया जाएगा। कुछ कर्मचारी भी हैं जो इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ कर्मचारी संगठन हैं जिनको कि थोड़ा सा किसी तरीके से उनको मिसगाइड किया हुआ लोगों ने, तो उनको जैसे भी है हम लोग उनको समझा रहे हैं और उनका जैसे भी उनका कंफ्यूजन दूर होगी वो सभी हमारे साथ आ रहे हैं। और थोड़े बहुत नाम मात्र के लोग हैं जो कि एक तरीके से चापलूसी कर रहे हैं किसी प्रबंधन की। लगातार तीसरे दिन भी आलू का निर्यात जारी रहा। तीसरे दिन 10 राज्यों में भेजा गया आलू 2128 MT आलू, और आलू निर्यात का उद्यान विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। आलू किसानों को निर्यात के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है और छिबरामऊ और सदर मंडियों से 81 ट्रक गए हैं। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने इस पहल की क्षेत्र के किसान तारीफ कर रहे हैं। कन्नौज से लगातार आलू का निर्यात जारी है और आपको बता दें कि आलू निर्यात पर उद्यान विभाग की नजर है और डीएम की इस पहल की किसान तारीफ कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे के करीब विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। विधायक इरफान सोलंकी पर महिला का घर जलाने के मामले में आरोप तय हो गया है। साथ ही कोर्ट में एफआईआर लेखक संजीव कुमार के बयान भी दर्ज करा दिए गए हैं।
कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक इरफान सोलंकी पुलिस वालों पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि हर बार उनके साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की जाती है। विधायक की पत्नी नसीब में भी प्रशासन पर पति से न मिलने देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान विधायक इरफान की पत्नी के साथ साथ उनकी मां और बच्चे भी रोते बिलखते दिखे। विधायक के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी और अन्य 3 आरोपी भी कोर्ट में पेश किए गए थे। आगजनी मामले की अगली तारीख 20 मार्च तथा फर्जी आधार कार्ड मामले की तारीख 25 मार्च निर्धारित की गई है। ये हमेशा देखो धक्का मार देते, वो देखो गला पकड़ लेंगे। ये यार तुम लोग कभी इनके खिलाफ नहीं चलाते हो? ये पुलिस वाले बदतमीजी करते, ये क्यों नहीं चलाते तुम लोग? विधायक है हम, क्या है? धक्का मारा करते हमें। चल रहा है भाई, बात ना कर यार। तुम लोग क्यों आते जब ये बात नहीं करने देते? क्यों बुलाते हो तुम लोग को? ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हमें। हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ है, इंशाल्लाह जीत कर आएंगे हम लोग। सब निर्दोष हैं, हम सब निर्दोष हैं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। साजिश जो भी हो, सब दुनिया में सब आदमी देख लेंगे। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। आगजनी के मुकदमे में आज गवाही शुरू हो गई है, जिसमें एफआईआर लेखक का बयान हुआ और उसके बाद उसमें क्रॉस हुआ। और बाकी अन्य मामलों में सभी में तारीखें पड़ी हैं। आधार कार्ड वाले मामले में 25 मार्च डेट पड़ी है, आगजनी वाले मामले में 20 मार्च डेट हुई है और बाकी अन्य जो मामले उनमें 29 मार्च की डेट हुई है। एफआईआर लेखक, मैंने आपको जैसे बताया कि एफआईआर लेखक की गवाही हुई थी। मेरे बच्चे हम लोग महाराजगंज जाकर आए, पर वहाँ पर भी मुलाकात बहुत मई से 40 से हुई है। कैसे मुलाई होगी बताइए? कैसे यहाँ कोर्ट में भी कह रहे नहीं, एसीएम ऊपर गए वहाँ पर भी वहाँ तो बिल्कुल अंदर नहीं जाने। एसीएम 3 में गए तो उन्होंने भी हम लोगों को कह रहे अब हम 5 मिनट मिलवाए। कहाँ जाए बताइए? हम क्या इनको त्याग दें क्या? मरा हुआ समझ लें क्या? इतनी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ रहा है। पूरी सर्दी निकल गई, इतनी गर्मी के मौसम में रमजान आ रहे, हम लोग कहाँ जाए बताइए? बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।